Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So last lecture में we have discussed about the stator equivalent circuit. ठीक है, तो अगर आपने वो लास्ट लेक्चर देखा नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन है, वहां पे आप क्लिक करके लास्ट लेक्चर देख सकते हो कि कैसे हम स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया था. ठीक है, नाउ दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रोटर इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है, तो पूरा तो हम इसमें नहीं करेंगे, तो हमने इसको 2-3 भाग में बांटा है. तो पहले लेक्चर में हम देखते हैं रोटर इक्विवेलेंट सर्किट को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया था, अगर आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. तो पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं एंड देन विल टेक डाउन द नोट्स. तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि रोटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है. देखो, जब भी हम इंडक्शन मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं ना स्टेटर वाइंडिंग में, ठीक है, रोटर वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. अब वो ईएमएफ किस पे डिपेंडेंट होगा. वी नीड टू आस्क व्हाट दैट ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस्ड इन रोटर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट. देखो, इसके लिए हमें वर्किंग, अगेन आपको वर्किंग भी देखना, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो कि वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने देखा था कि जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर को डालते हैं, हमारे पास में रोटेटिंग, कांस्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि मेरे रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है और वो फील्ड जो है वो रोटेटिंग है, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है. उस रिलेटिव मोशन की वजह से एंड विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. ओके, सो बेसिकली किस किस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड रोटर, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से ना, रिलेटिव स्पीड की वजह से हमारा वोल्टेज जनरेट होता है. तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन relative speed, right, है ना, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर. मान के चल लेते हैं कि हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है ns और रोटर का स्पीड है nr. तो बेसिकली अगर रिलेटिव स्पीड देखा जाए तो ns माइनस nr हो जाएगा, और भी अगर हम उसको फ्रैक्शनल वे में बताना चाहे तो स्लिप के रूप में हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली देखो, अब मुझे ये सोचना है कि जो मेरा रोटर है, ठीक है, वो स्टेशनरी होगा, उस टाइम पे क्या होता है, एनआर विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट टाइम आई विल हैव द मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड, है ना, क्योंकि एनएस है 125. तो लार्जेस्ट रिलेटिव मोशन कब होता है, जब मेरा रोटर स्टेशनरी होता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन. बेसिकली अगर हम देखा जाए तो S इज इक्वल टू स्लिप होता है मेरा NS माइनस NR बाय NS. ठीक है, तो इस स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0, सो विल गेट स्लिप S इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरी रोटर की ईएमएफ है, यस, what will be, it will be इस टाइम पे जो ईएमएफ है उसको मैं क्या कहूंगा, ईएमएफ एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन. अब जैसे जैसे मेरी
एनआर की स्पीड बढ़ती जाएगी, स्लिप जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन जो हमारे रोटर की जो ईएमएफ है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्लिप एस. सो वी कैन राइट E2 इज इक्वल टू एस टाइम्स E इंटू 20. ठीक है, वेयर E20 रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड रोटर वोल्टेज. ठीक है, एट स्टैंड स्टिल. ठीक है, नाउ ये तो एक पार्ट हो गया. अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे. अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रोटर रेजिस्टेंस R2 की बात करें, तो देखो R2 में तो कोई भी फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है. सो अगर हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट में देखें तो एक तरीके से ये कांस्टेंट है, R2 विल बी कांस्टेंट, है ना. और दूसरा अगर हम X2 की बात करें, रोटर रिएक्टेंस की बात करें X2, तो X2 हमें पता है इज डिपेंडेंट ऑन, yes, is dependent on frequency and the inductance. Yes, also we know that the rotor frequency, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज S टाइम्स द सप्लाई फ्रीक्वेंसी और द स्टेटर फ्रीक्वेंसी. यस, तो अब इसी को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई कैन राइट X2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू S टाइम्स F1 इंटू L2. ठीक है, अब इसमें से अगर आप X को कॉमन निकाल लोगे, X2 इज इक्वल टू S इंटू 2 पाई F1 इंटू L2. ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी. और ये कब पॉसिबल होता है, जब देखो सिंपल सी बात है, जब मेरा देखो हमें मालूम है F2 इज इक्वल टू S टाइम्स F1 होता है. तो ये F2 इज इक्वल टू F1 कब होगा, जब मेरा स्लिप 1 होगा. और स्लिप 1 कब होगा, जब मेरा रोटर 0 स्पीड पे होगा. ठीक है, दैट इज NS की जो पूरी की पूरी स्पीड है वो मेरी आ रही है. ठीक है, NS माइनस NR, तो NS माइनस 0 हो जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर दिस विल बिकम इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F1. देयरफॉर आई कैन से दिस इज स्टैंड स्टिल कंडीशन अगेन. सो आई कैन राइट X2 इज इक्वल टू S टाइम्स X2 0. ठीक है, तो अब आपके पास में रेजिस्टेंस आ गया, X2 आ गया, और आपके पास में E2 आ गया. इन सबको कंबाइन करके वी कैन इजिली क्रिएट अ सर्किट लाइक दिस, इजिली क्रिएट अ इक्विवेलेंट सर्किट लाइक दिस. ठीक है, वेरिन ये मेरा R2 हो जाएगा, यहां पे मेरा I2 आ जाएगा. ठीक है, यहां पे आई विल गेट X2 इज इक्वल टू S टाइम्स X2 0. ठीक है, एंड यहां पे मेरा E2 सप्लाइड हो जाएगा S इंटू E2 0. ठीक है, और ये आ जाएगा मेरी फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू SF. ठीक है, तो अब अगर हम रोटर इंपिडेंस को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस JX2. X2 की जगह पे हम S इंटू X2 0 लिख सकते हैं. तो Z2 विल बी R2 प्लस J इंटू X2 0. ठीक है, ठीक है, इसको आगे हम और आगे आने वाले लेक्चर्स में सिंप्लीफाई करते रहेंगे. अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं, और अब जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार नोट्स के रूप में देखते हैं कि क्या क्या लाइन अगर एग्जाम में है तो हमें किस तरीके से इसको लिखना है. ठीक है, तो रोटर सर्किट मॉडल. ओके, सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इन इंडक्शन मोटर व्हेन 3 फेज इज सप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग, ओके, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द रोटर वाइंडिंग. ठीक है, जब भी हम 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में डालते हैं क्या होता है, एक वोल्टेज रोटर वाइंडिंग में भी इंड्यूस हो जाती है. ये वोल्टेज किस पे डिपेंडेंट होती है, रिलेटिव मोशन ऑफ रोटर एंड द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट होती है. तो जैसे ही रिलेटिव मोशन ऑफ रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, वैसे ही मेरी जो रिजल्टिंग रोटर वोल्टेज है वो भी साथ साथ बढ़ने लग जाती है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिलेटिव मोशन कब होता है, जब मेरा रोटर स्टेशनरी पे है, और इस कंडीशन को मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन कहूंगा, और ऑल्सो आई कैन कॉल इट एज लॉक्ड रोटर कंडीशन और ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन. ठीक है,
So if the induced voltage at this condition is E20, यानी ब्लॉक रोटर पे अगर E20 में इंड्यूस वोल्टेज है, then the induced voltage at any slip, किसी भी स्लिप पे इंड्यूस वोल्टेज दी जाएगी E2 is equal to S times E20 से, ठीक है। और रोटर रेजिस्टेंस R2 मुझे मालूम है क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप, इट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है। एंड द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टेंस ऑफ द रोटर। जैसे कि मैंने आपको कहा रिएक्टेंस यानी एक्सएल किस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द रोटर। सो लेट L2 बी द इंडक्टेंस ऑफ द रोटर, देन द रोटर रिएक्टेंस इज गिवन बाय X2 इज इक्वल टू 2 पाई F2 इंटू L2, but we know that rotor frequency F2 is equal to S times F1, so therefore X2 is equal to 2 pi into S1 into S into F1 into L2, ठीक है। तो F1 हमें मालूम है, एट स्टैंड स्टिल हमें पता है कि NS माइनस NR इज इक्वल टू NS होता है, स्लिप इज 1 होता है, therefore F2 will be equal to F1, therefore I can write X20 as स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ द रोटर, ठीक है। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज करके यूजिंग वन इक्वेशन, दैट इज first equation is E2 is equal to S times 2 E0, second equation is R2 is a constant, and the third equation is X2 is equal to SX20, we can have this circuit, ठीक है। X2 is equal to SX20 R2, ठीक है। यहां पे मेरा I2 आ गया, E2 आ गया, ठीक है, रोटर सर्किट मॉडल आ गया, फ्रीक्वेंसी F2 is equal to SF1। नाउ यहां से आप रोटर इंपिडेंस लिख सकते हैं Z2 is equal to R2 plus JX2 and Z2 is equal to R2 plus JSX20, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, करंट के टर्म्स में इसको हम देखेंगे, ठीक है। और कैसे हम स्लिप को एडजस्ट करके फिक्टिशियस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। और फिर हम कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि दोनों स्टेटर और रोटर को मिला के कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट को भी देखने वाले हैं। सो इस लेक्चर के लिए तो इतना ही। थैंक यू वेरी